किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज के मुख्य कृषि समाचार। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए 221 करोड़ रुपए का पैकेज, ब्रांडिंग के सहारे आलू की विश्व स्तरीय विपणन की योजना, फसल बीमा योजना 10 और जनपदों में लागू, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के जरिए खेती प्रबंधन की योजना, कृषि यंत्र खरीद हेतु प्रदेश सरकार की ऑनलाइन सुविधा और लाख की खेती कर रहे किसान होंगे मालामाल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2014 में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 221 करोड़ 41 लाख रुपए की सहायता राशि को वितरित करने हेतु स्वीकृति देकर किसानों को बड़ी राहत दी है। यह धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से मंजूर की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रभावित किसानों को तत्काल सहायता राशि वितरित करने के निर्देश दे दिए हैं। प्रदेश में आलू का व्यापार बढ़ाने के लिए मंडी परिषद एवं उत्तर प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने मिलकर ताज ब्रांड नाम से आलू के विश्व स्तरीय विपणन की योजना बनाई है। राज्य सरकार भविष्य में इसका सीधा फायदा आलू किसानों के हित में देख रही है। भारत आलू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। प्रदेश सरकार द्वारा कृषि के प्रति वांछित आकर्षण पैदा करने एवं उसको कम खर्चीला और अधिक लाभकारी बनाने हेतु जिन उपायों पर गौर किया जा रहा है, उनमें प्रमाणित एवं उपचारित बीजों की उपलब्धि, उर्वरकों का सही ढंग से उपयोग, अच्छा जल प्रबंध एवं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अर्थात एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन मुख्य हैं। प्रदेश सरकार की फसल बीमा योजना का लाभ अब मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, मैनपुरी, जौनपुर, फतेहपुर, मथुरा, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, रायबरेली और फैज़ाबाद के किसान भी ले सकेंगे। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों, वर्षा और तापमान के कम ज़्यादा होने के कारण फसल नष्ट होने की दशा में प्रदेश सरकार ने किसानों को बीमा कवर से लाभान्वित करने की योजना बनाई है, जो नुकसान होने की स्थिति में किसान की आर्थिक भरपाई कर सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग से कृषि यंत्र खरीदने के लिए नई योजना बनाई है, जिसके चलते किसान अगर कृषि यंत्र लेना चाहें तो उसे सबसे पहले टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर अपना पंजीकरण कराना होगा। जो कृषि यंत्र चाहिए उसकी जानकारी ऑनलाइन ही देनी पड़ेगी, जिसके आधार पर वे सब्सिडी का लाभ भी ले सकते हैं। प्रदेश के सीतापुर जिले के किसान के लिए लाख की खेती वरदान साबित हो रही है। यहाँ के किसान परंपरागत खेती के साथ साथ अब लाख की खेती भी कर रहे हैं। किसान खेतों के इर्द गिर्द लगे पलाश, बेर, बबूल, जंगल जलेबी, कुसुम, पॉपुलर, पीपल, आकाशमणि आदि के पेड़ों पर लाख के कीट पाल रहे हैं। मौजूदा समय में सीतापुर के विभिन्न गांवों के करीब 15,000 भालिया के पेड़ों पर लाख के कीटों को पाला गया है। आपको बताते चलें कि लाख का इस्तेमाल विभिन्न चीज़ों को सीज करने में बहुतायत से ही उपयोग में लाया जाता है। और अब किसान भाइयों के लिए खेती से संबंधित कुछ समसामयिक सलाह। जनवरी माह में गन्ने की कटाई के दौरान निकलने वाली गन्ने की पत्तियों को जलाएं नहीं। इन सूखी पत्तियों को खेत से समेटकर कंपोस्ट बनाने हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली फसल हेतु इन्हें पेड़ी फसल में पलवार के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। जिन किसान भाइयों ने चना, मटर और मसूर लगाया है, वे इस समय अपने खेतों में निराई गुड़ाई अवश्य कर लें। आम का मौसम अभी दूर है, मगर इस दौरान बागों पर ध्यान देना ज़रूरी है। दिसंबर माह में आम के पेड़ों के तने पर जो अल्काथीन शीट लगाई थी, उसकी सफाई करें। अंत में एक नज़र प्रदेश की मंडी के औसत भाव पर। गेहूं का न्यूनतम भाव आगरा में 1,550, अलीगढ़ में 1,600, बहराइच में 1,475 रुपये और इटावा में 1,560 रुपये प्रति कुंतल रहा। चावल का भाव आगरा में 1,950 रुपये, अलीगढ़ में 1,800 रुपये, बहराइच में 2,055 रुपये और इटावा में 2,120 रुपये प्रति कुंतल रहा। आलू का भाव आगरा में 500 रुपये, अलीगढ़ में 520 रुपये, बहराइच में
635 रुपये और इटावा में 500 रुपये प्रति कुंतल रहा। प्याज का भाव आगरा में 1500 रुपये, अलीगढ़ में 1550 रुपये, बहराइच में 1620 रुपये और इटावा में 1200 रुपये प्रति कुंतल रहा। बैगन का भाव आगरा में 1750 रुपये, अलीगढ़ में 1120 रुपये और बहराइच में 800 रुपये प्रति कुंतल रहा। टमाटर का भाव आगरा में 900 रुपये, अलीगढ़ में 1130 रुपये, बहराइच में 945 रुपये और इटावा में 700 रुपये प्रति कुंतल रहा। राई का भाव आगरा में 3600 रुपये, अलीगढ़ में 3520 रुपये, बहराइच में 3260 रुपये और इटावा में 3480 रुपये प्रति कुंतल रहा। केले का भाव आगरा में 1900 रुपये, अलीगढ़ में 1400 रुपये, बहराइच में 1660 रुपये और इटावा में 3000 रुपये प्रति कुंतल रहा। सेब का भाव आगरा में 5950 रुपये, अलीगढ़ में 5570 रुपये, बहराइच में 4390 रुपये और इटावा में 6100 रुपये प्रति कुंतल रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचार के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन हमारे कार्यक्रम का सजीव प्रसारण होता है और अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान तुरंत फोन के द्वारा अपने विशेषज्ञ के माध्यम से कराते हैं। अब आपको जिज्ञासा होगी कि हमारा आज का विषय क्या है। किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि हमारी जो खेती है और जो पशुपालन है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि खेती बाड़ी अच्छी होती है, उसमें बहुत बड़ा योगदान पशुपालन का है। तो इसी संबंधित है हमारा आज का विषय
पशुपालन। इस विषय संबंधित कोई समस्या है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। उठाइए कागज़ और कलम, लिखिए हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 0522 228 8698। हमारा अगला नंबर है 0522 220 5756। हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पे आप निःशुल्क बात कर सकते हैं 1800 180 5233। तो किसान भाइयों, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पी.के. त्रिपाठी जी। आप हैं संयुक्त निदेशक पशुपालन निदेशालय लखनऊ से। तो आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं पशुपालन पे। तो पशुपालन में बहुत सारी बातें की जा सकती, हम करेंगे भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, एक कामधेनु योजना के बारे में बड़ी चर्चा है और किसान जो है इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। क्या योजना है हमारे किसानों को, जरा बताएं इसके बारे में। ये पहली बार पशुपालन विभाग की तरफ से डेयरी सेक्टर की एक योजना चलाई गई जी। जैसा देखा गया है कि दूध सबको चाहिए जी, और हमारे प्रदेश में दूध बढ़ना भी चाहिए, दूध की कमी भी है, जिसके लिए कामधेनु योजना शुरू की गई। यह दो तरह की है, एक तो कामधेनु योजना और दूसरी मिनी कामधेनु योजना। मिनी कामधेनु योजना में 50 जानवरों से है, दुधारू जानवर। कामधेनु योजना 100 जानवरों से है, जिस पर कि 1 करोड़ 20 लाख रुपया लोन ऋण होता है। माने 100 वाले पर जो कामधेनु योजना जो बड़ी वाली है 120.51 लाख या 1 करोड़ 20 लाख का आप समझे, ये बैंकेबल है। 75% तो बैंक से लोन होता है और 25% इसका आपके जो ओनर का है पशुपालक लगाएगा। इसी प्रकार 50 जानवरों की योजना है जिसमें कि 52.35 लाख की है, जिसमें कि वही 25% अपनी तरफ से लगाएगा और 75% लोन होगा। इस योजना में जो खासियत है कि 5 साल में आपको पैसा वापस करना है और जो कि इंटरेस्ट फ्री होगा। 12% जो इंटरेस्ट लगता है बैंक लेते हैं वो हमारा विभाग देगा। मतलब आप द्वारा ब्याज दिया जाएगा, जो किसान हो या जो किसान व्यापार में आजकल व्यापारिक गतिविधि बढ़ रही, किसान जैसे कि व्यावसायिक स्तर पर करता है ना कि खाने के लिए, तो उसको ब्याज सरकार देगी। उसको ब्याज सरकार देगी। एक समस्या आती है डॉक्टर साहब, जो फैक्ट है, जो सत्यता है कि आपने कहा कि ठीक है हम आपका ब्याज फ्री कर देंगे, इसमें 75% आपका लोन हो जाएगा, लेकिन किसान या जो व्यापार करना चाहता है वो फाइल ये भागता रहता है, बैंक के लोन नहीं देती। कुछ श्योरिटी आपकी तरफ से चाहिए कि उसे लोन आसानी से मिल जाए। निश्चित इसकी श्योरिटी है। ऐसा होता है कि जो भी पहले एप्लीकेशंस आवेदन पत्र जो हैं वो हमारे मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जो भी जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी वहां से मिल जाएंगे। आप एप्लीकेशन भरेंगे जिस पर कि आपका पूरा विवरण होगा कि आप पशुपालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, माने आप में इच्छा होनी चाहिए। दूसरी चीज कि आप पैसा दे सकने के उसमें हो। तीसरा जो इनका चयन होता है, चयन होने पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है, जैसे कि मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, वहां का लीड बैंक का मैनेजर जी, और वहां का डेयरी का जो मैनेजर है वो, ये 4 लोगों की कमेटी होती है। चूंकि वहां पर बैंक का मैनेजर भी है, वो देख लेता है कि आप को वास्तव में लोन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। इस योजना में एक सबसे खासियत है कि हम लोग बैंक को इस योग्य कर देते हैं कि वो आपको लोन दे। जो प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, उसका निवारण मतलब आप उसके पात्र बना देते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि ये एक समस्या नहीं है, बैंक फाइनेंस कर रहा है। शर्त यह है कि वो व्यक्ति ओनर जो है, जो भी पशुपालक है, वो बैंक से किसी प्रकार का डिफाल्टर ना हो। चलिए हम मान लिया हमारे किसान को लाभ मिल जाएगा। दूसरी जो इसके साथ है, जो भी पशु, आगे चर्चा करेंगे। किसान भाई जुड़ रहे हैं, फोन पर हमारे साथ हैं। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्कार जी, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? राजीव फर्रुखाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ राजीव जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। राजीव जी, फर्रुखाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए बताइए। हमारी भैंस दूध बहुत कम दे रही है डॉक्टर साहब। राजीव जी, ये ठंडक का मौसम है, जब ज्यादा ठंडक होती है तो दूध कम हो जाता है। ऐसे वाले मामले में आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा उसका दाना बढ़ा दीजिए, और दूसरा है कि उस जानवर को, जो आपका जानवर है, उसको ठंडक से बचाइए। अगर आप थोड़ा सा दाना बढ़ा देंगे तो निश्चित है कि वो दूध देने लग जाएगा। और दूसरा हरा चारा, इस समय हरा चारा बहुतायत से है, आप हरा चारा दें और दाना उसका बढ़ा दें, दाने की मात्रा बढ़ा दें। दाने की मात्रा बढ़ा दें। आप भी और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है या सर्दी बहुत ज्यादा होती है, उस समय अक्सर देखा गया है कि दूध कम हो जाता है। उस समय दाने पर ही हमें वो रहना पड़ेगा। मतलब संतुलित आहार हमारे पशुओं को दिया जाए दूध बढ़ाने के लिए। उसकी मात्रा बढ़ानी, संतुलित आहार के साथ उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दें
निश्चित है कि मतलब दूध बढ़ जाएगा। दूध बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बैंक से कोई समस्या नहीं है, जो पालन करता है उसको इस पात्र बना दिया जाता है कि वो रिपे कर सके लोन जो लिया है। एक और जो मेजर समस्या है कि कभी कभी किसान क्या होता है कि आपने कहा 100 भैंसे या 100 गाय चाहिए तो उसके पास पहले से 20-25 होगी, किसी का गांव की और भी। क्या हमारे ही जो हमारे प्रदेश के हैं या हमारे जो देशी जानवर हैं वही इस योजना के अंतर्गत आते हैं या जो अच्छे नस्ल के हैं आप लाते हैं बाहर से? यह योजना पूर्ण रूप से दूध को बढ़ाने के लिए है जी। तो जो दुधारू पशु है उनको ही करना है। दूसरा, इस योजना में एक विशेष है कि ये दुधारू पशु आपको प्रदेश से बाहर से लाना है, जिसमें कि प्रदेश से बाहर से लाना है, तभी हमारे प्रदेश का भी संख्या बढ़ेगी दुधारू पशुओं की। दूसरी ये कि इसमें या तो भैंसों की होगा डेयरी या गायों की होगी, 50-50% भैंसों और गायों की भी हो सकती है। जैसे आपने अभी कहा कि 25 उसका पहले से थी, तो अभी योजना आ रही है कि आप 75 की भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब बात करेंगे इसके बारे में। किसान भाई जुड़ रहे हैं इलाहाबाद से हमारे साथ फोन पर हैं। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए क्या समस्या है? जानकारी चाहता हूँ। हमारे भैंस मतलब भूसा वगैरह चारा वगैरह नहीं खा रही है। भैंस आपकी चारा नहीं खा रही है? हाँ। देखिए, एक चीज तो उसको देखिए कहीं उसको सर्दी तो नहीं लग गई है। दूसरी चीज देखिए कि उसका गोबर कैसा है। अगर गोबर सामान्य है, गोबर सर मतलब सही है, गोबर अगर सामान्य है और पेशाब सही है तो एक काम कीजिए, बहुत ही घरेलू आपको इलाज बता रहा हूँ। खाने वाला मीठा सोडा 3 चम्मच, सोंठ का पाउडर 3 चम्मच, 3 या 4 चम्मच आप लीजिए और गुड़ के साथ मिला करके आप उसको सुबह शाम 2-3 बार आप खिला दें, निश्चित है कि वो भूख बढ़ जाएगी। चलिए, आपने इनकी समस्या का निदान कर दिया। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि जो भी जानवर आएंगे, जो भी गाय भैंस पालन होगा वो प्रदेश के बाहर से आएगा और दुधारू होगा, अच्छी नस्ल का होगा। तो हम कामधेनु योजना के बारे में बात कर रहे थे, अच्छी योजना है, किसानों को लाभ मिलेगी। अब हम बात करते हैं जिस तरह से मौसम, हल्की सी बरसात हो रही है, जाड़ा बढ़ रहा है, अभी तो बहुत ज्यादा पारा नीचे चला गया था, देखरेख कैसे करें जो हमारे किसान भाई पशुपालन पहले से कर रहे हैं? जैसा मैंने पहले बताया कि जब ठंडक ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे हम ही लोग हैं आदमी भी, तो उस समय करते क्या कि गुड़ की चीजें ज्यादा खाते हैं, चिकनाई वाली चीजें हैं वो ज्यादा खाते हैं, घी ज्यादा खाते हैं। डॉक्टर, मौसम की बात करेंगे देखने के लिए, लेकिन एक किसान भाई हैं इलाहाबाद से हमारे साथ फोन पर हैं। हेलो। हेलो। हाँ सर, बोल रहे हैं। हाँ, बताइए क्या समस्या है आपकी? हाँ सर, ये मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब जैसे हेलो, वैरायटी तो बहुत सारी नस्लों की है और दूध की क्वांटिटी तो मिल जाती है, पर क्वालिटी के लिए कौन सी नस्ल अच्छी होती है? बहुत सही प्रश्न आपने एकदम सही बताया। हमारी इस योजना में साहीवाल भी है, होल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी, साहीवाल और भैंस है। तो साहीवाल जो है उसमें दूध भी बढ़िया रहता है और गाढ़ा रहता है। इसी प्रकार भैंस है, मुर्रा भैंस है, इसमें दूध भी बढ़िया रहता है और गाढ़ा रहता है। तो जो आपने क्वांटिटी बताई है, मात्रा तो एचएफ से, जो सफेद काली धब्बे वाली है वो एचएफ है, उसमें बढ़ जाती है और जर्सी में हो जाती है। इसीलिए इस योजना में जहां तक मेरा सुझाव है कि साहीवाल जो है हमारी देशी ब्रीड, उसको भी आप अपनाइए और उसको फायदा। मतलब डॉक्टर साहब, गाय में साहीवाल, भैंस में मुर्रा, इस योजना के लिए बहुत अच्छे पशु कहलाएंगे। आप बता रहे थे कि पशुओं को इस तरह कैसे बचाएं इस मौसम से? हाँ, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि घी और गुड़ खाना चाहिए, उसी प्रकार हमारे पशुओं को इस सर्दी के मौसम में तेल, सरसों का तेल या अलसी का तेल और गुड़ उसको रोज दें, तो निश्चित है कि उसका एक तो दूध कम नहीं होगा, दूसरा उसको सर्दी नहीं लगेगी। एक तो ये काम मतलब इन चीजों का सेवन करें, इन चीजों का रोज खिलाएं। एक किसान भाई लखनऊ से जुड़ रहे हैं, मदन मोहन जी हमारे साथ में फोन पर। हेलो। हेलो जी, बताइए। हेलो डॉक्टर साहब, एक हमारी भैंस है बढ़िया, जो ये 3 साल के ऊपर हो गई, वो रुक नहीं रही है। डॉक्टर साहब, इनकी ये देखिए, जो जानवर रुक नहीं रहा है उसके साथ 2-3 तरह की समस्याएं होती हैं। भैंसों में खासतौर से है कि उसका गर्मी का पीरियड जो है वो बहुत ही कम होता है और सामान्यतः ये रात ही में आती है गर्मी पर, तो इसको सही समय पर एआई होनी चाहिए। दूसरी चीज, इसके बच्चेदानी जरा आप चेक करवा लीजिएगा, पास के पशु चिकित्सा अधिकारी के पास जाइए, बच्चेदानी चेक करवाइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चेदानी सही ना हो, तो इसको जरा दिखवा लीजिएगा। और तीसरी चीज जो सबसे खास है, मिनरल मिक्सचर या खनिज लवण की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, 50 से 100 ग्राम आप रोज देना शुरू कर दें, ऊपर वाले ने चाहा तो निश्चित
अगली जो गर्मी आएगी उस पर ये रुक जाएगा। उनको दूध खाने को मिलेगा। तो डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि उसमें जो है उनको गुड़ दें, घी दें, मतलब ऐसी चीज़ें दें, खनिज मिश्रण दें जो मौसम से बचाई जा सकती हैं। थोड़ी सी स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारी इस समय लग सकती है और किसका टीका लगाया जा सकता है और क्या सुरक्षा रखें? जैसे पशुपालक लोग जानते हैं कि इस समय सर्दी के समय में खासतौर से वायरल डिजीज जो विषाणु वाली स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। किसान भाई और हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाराबंकी से हैं नंदस्वरूप मिश्रा जी। हेलो हेलो। बसौली बाराबंकी। पशुपालन कैसे करें बूढ़े, बच्चे और जवान? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ ये ठंडा का मौसम चल रहा है तो हम अपने जानवर को 3 प्रकार से चारा देते थे, एक सूखा देते थे, एक गीला देते, एक नांदा में भिगो करके देते। तो इस ठंडा के मौसम में कौन सा चारा हम दें जिससे जो जानवर को ठंड भी न लगे और आसानी से वो खा भी सके? जी बिल्कुल सही प्रश्न है, इसी पे हम लोग बात कर रहे थे। एकदम सही चीज है। आप एक काम कीजिएगा, जो उस जानवर की आदत है उसके अनुरूप आप दीजिए। जैसा आपने कहा है कि हम गीला दे रहे हैं, तो गीला देने में क्या पानी आपने उसको नहीं पिलाते हैं, सर्दी में पानी भी हम पिलाते हैं, तो आप गीला चारा जो जैसे उसकी आदत हो। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि मिनरल मिक्सचर जो है, मिनरल मिक्सचर जरूर उसको दें, क्योंकि मिनरल मिक्सचर देने से, खनिज लवण देने से जानवर में एक तो ताकत आ जाएगी, रोग के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, और तीसरी बात यह है कि जो इस समय प्रजनन संबंधी जो व्याधियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब आपने कहा कि 3 तरह की है, सूखा चारा है, गीला चारा है, हरा चारा है। तो हरा चारा तो आपको अलग से देना ही देना, हरा चारा को भिगो करके नहीं दिया जाता है, हरा चारा को तो आप अलग से दें। भूसा को आप गीला करते हैं और उस पर रातिब डालते हैं, उसको आप दें, निश्चित है कि लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे थे, क्या सावधानी रखें, बीमारी कौन सी लग सकती है? हाँ, इस समय जो मैं आपको बता रहा हूँ कि खुरपका मुंहपका का टीका जो हमारे पूरे प्रांत भर में एक साथ चलाया गया था, वो करीब 24 दिसंबर को खत्म हो गया है। इस समय खासतौर से खुरपका मुंहपका का वैक्सीनेशन होता है। अब ये हम लोग गर्मी में शुरू करेंगे। दूसरी चीज ये है कि बकरियों में पीपीआर का टीका लगाया जाता है। डॉक्टर साहब टीका के बारे में बात करेंगे। किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं, चंदौली से हैं। हेलो हेलो। हाँ सर, हम उमेश यादव चंदौली से बोल रहे हैं। हाँ उमेश जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? असल बात जो सरकार की योजना है, कामधेनु योजना, बिल्कुल सही, इसमें 1 करोड़ कुछ रुपए और मिनी योजना है 50 लाख के इर्द गिर्द। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हम छोटे किसान कैसे पूंजी लगा पाएंगे और कैसे सफल हो पाएंगे? ये रही फायदे की बात। आपने एकदम सही समय पर सही जानकारी हासिल कर रहे हैं। अब हम लोग, अभी तो 100 जानवरों का 50 जानवरों की योजना थी, अब हम लोग 25 जानवरों की से लेकर, क्योंकि इस योजना से हमें सामान्य जो पशुपालक है उससे बहुत बढ़िया हमें उससे रिस्पांस मिला है, हमें जानकारी मिली है। अब हम छोटी योजनाएं भी लेकर के आ रहे हैं और बहुत ही शीघ्र, जो आप कह रहे हैं कि छोटे किसानों के लिए तो 5 से लेकर के 25, और जैसा अभी एक पशुपालक ने कहा कि 25 तो मेरे पास थी, तो अब मैं क्या करूं, तो 75 की भी योजना आ रही है, जो इस घटक में है। जितनी आपको आवश्यकता होगी उसके अनुसार अब हम लोग योजना ला रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। 5 से लेकर 25, जो छोटा किसान है, ज्यादा पैसे 25% पे भी वो किसान के लिए बहुत हो जाता है, और तो इनके लिए ये बहुत अच्छा होगा। और इसमें भी वही होगा जैसे कि मैंने बताया कि इंटरेस्ट फ्री, ब्याज मुक्त ये ऋण दिया जाएगा। 25% उसमें भी देना पड़ेगा, 25% आपका और 75% लोन होगा। जी डॉक्टर साहब, आप बता दें टीकाकरण बताइए, एक बीमारी आपने और पीपीआर बताई है जी, तो ये तो हमारे इस समय हुआ है। दूसरा, इस समय खासतौर से पशुपालकों को ध्यान देना चाहिए कि पेट के कीड़े की दवा जरूर दें जी, क्योंकि जैसा आपने देखा है कि बरसात खत्म हो गई है, बरसात के समय में जो उदर कृमि आते हैं उसका असर सर्दी में दिखाई देने लग जाता है। तो इस समय पेट के कीड़े की दवा आप जरूर दें, खनिज लवण दें, और वैक्सीनेशन आप करवा चुके हैं। अब मार्च के बाद पुनः खुरपका मुंहपका का टीका होगा और गला गोंटू का होगा, 2 प्रकार के टीके उस समय होंगे। तो इसी प्रकार कुक्कुट में रानीखेत बीमारी की, रानीखेत की हम बात करेंगे। बुलंदशहर से किसान भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन पर। हेलो 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 जी, नाम बताएं अपना। मैं देशराज सिंह बोल रहा हूँ, जिला बुलंदशहर, ब्लॉक सिकंदराबाद। जी देशराज जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, ये कामधेनु के बारे में पूछना चाह रहा था। जैसे मान लिया कि हमारे अभी चल रहा था, बता रहे थे 5 की वो, तो फिर मैंने वो बंद कर दिया। जी बताएं। सुनना था, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या हमें कहाँ से फार्म मिलेंगे, किस
तरीके से इसकी काम शुरू करेंगे? शुरुआत कैसे होगी लाभ लेने आपको की? मैंने एक और चीज बताई थी, प्रत्येक जनपद में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय विकास भवन में होता है। आप एक काम कीजिए, अपने पास के पशु चिकित्सालय में भी आप जाकर के आप बात करें, और अगर आप के पास कंप्यूटर अगर हो, इंटरनेट हो, तो हमारा एनिमल हस्बेंड्री यूपी के नाम से हमारी वेबसाइट है, उससे भी फॉर्म और पूरी योजना निकाली जा सकती है और उसको आप भर सकते हैं। वैसे आप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के पास आप जाएं और फॉर्म वहीं पर ही भर करके आप जमा कर दें, और जब इसका कमेटी बैठती है उस पर चयन हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि जो कुक्कुट में रानीखेत बीमारी इस समय फैलती है। जैसा मैंने आपको बताया, सर्दियों के समय में जितने भी विषाणुजन्य बीमारियां हैं वो सब फैलती है। रानीखेत बीमारी का इस समय है, गंबोरू बीमारी का तो भी क्या है, टीका इसका टीका लगता है, और जितने भी हमारे बर्ड्स हैं उन सब के लिए इंतजाम है। वो पास के पशु चिकित्सालय में जाकर के टीका लगवा सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, पशुपालक शायद जानते हैं कि अब टीकाकरण पूरी तरह से निःशुल्क हो गया है। पहले इसका लेवी लगती थी और अब की बार इस बार से एकदम निःशुल्क हो गया है। तो बिना किसी खर्चे के आप पास के पशु चिकित्सालय में जाकर के ये सुविधा ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई इटावा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्रीनाथ जी हैं फोन पर। हेलो हेलो। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार श्रीनाथ जी, बताएं। डॉक्टर साहब, मेरी एक भैंस है, उसके थन में दूध नहीं निकलता। नहीं, चारों थन में नहीं निकलता है कि एक थन में नहीं निकलता है? एक ही थन में नहीं निकलता। एक थन में नहीं निकलता है, तो उसमें आप देखिए कड़ा तो नहीं हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, आपको बहुत ही एक छोटा सा इलाज मैं बता दूं, घरेलू इलाज है। उस थन को हल्का सा मालिश कीजिए, आयोडीन ऑइंटमेंट एक होता है, उससे आप मालिश करें। और दूसरा उसको एक नोट कर लें, नींबू 5 नींबू का रस निचोड़ लें, 50 ग्राम तेल, 50 ग्राम नमक, और इसी में ही सोंठ का पाउडर जो आप डाल दें 30 ग्राम, और इसका एक लड्डू बनाकर गुड़ के साथ आप दें। निश्चित है कि थोड़ा सा उसको आराम मिलेगा और दूध धीरे धीरे उससे बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब उस थन में आ जाएगा, जिसमें उस थन में आ जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात जानना चाहते हैं, हमारे जो नवजात बच्चे हैं, गाय के हो या भैंस के हो, उनकी देखरेख के लिए क्या करें? मौसम भी बदल रहा है, इस समय क्या करना चाहिए? पशुपालक भाइयों, आप जानते हैं जो नवजात बच्चे हैं वो हमारे जो बदलता हुआ मौसम है उसके प्रति बहुत ही परेशान हो जाते हैं, समस्या हो जाती है उनको इसमें जीने की, और इस समय मरते भी बहुत हैं। तो आप लोग एक काम करें, नवजात बच्चों को एक तो घर के अंदर रखें, दूसरा झोल पहना दें। झोल माने एक बोरा लेकर के उसके ऊपर लपेट दें, और तीसरा उसके साथ एक और काम करें कि रोज थोड़ा सा तेल, कम से कम 50 ग्राम तेल उसको रोज पिलाएं, जिससे कि सर्दी का असर कम हो जाएगा। इस प्रकार से आप नवजात बच्चों, और दूसरा जो सबसे ज्यादा मृत्यु होती है वो पेट के कीड़े कारण होती है, तो 10 दिन की अवस्था पर ही उसको पेट के कीड़े की दवा अवश्य दे दें, जिसके कारण वो पेट के कीड़े कारण उनकी मृत्यु ना हो। मतलब पेट कीड़े देना बहुत आवश्यक है उनको बचाने के लिए। डॉक्टर साहब, विषय तो ऐसा है कि बहुत देर तक बात की जा सकती है, लेकिन हमारी घड़ी की सुई इशारा कर रही, कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। आप हमारे कार्यक्रम में आए, किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपने देखा कि पशुपालन के अंतर्गत कामधेनु योजना कितनी महत्वपूर्ण योजना है, आपके लिए कितनी लाभकारी है। आप जागरूक होइए और इस योजना का लाभ उठाइए। ये छोटे किसानों के लिए है, बड़े किसानों के लिए है। जो भी इसको करना चाहता है जाए, इसका फॉर्म ले, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय जाए और तुरंत इसका लाभ उठाए। हमें आशा है कि हमारे कार्यक्रम का जो आपको जानकारी दी गई है, इसे अपनाकर आप लाभ उठाएंगे। तो अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।